के समक्ष आज आईएनएस मंडवी इंडियन नेवी के प्रोग्राम में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हम भारतीय नेवी जो हमें इतना प्रेरणा देता है और हमारी बॉर्डर्स की रक्षा करता है, उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए बात करने के लिए बुलाया गया है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस जो है हमारे जीवन का एक भाग है, इसे हम भाग नहीं सकते। लेकिन इस स्ट्रेस को झेलना कैसे है, इसके साथ हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो स्टाइल है बोलने का, उसमें काफी कहानियां होंगी। तो यूजुअली क्या होता है कि मैं जब कहानियां बताता हूं, लोग कहानियां को याद करते हैं, लेकिन कहानी किसके लिए बताया वो भूल जाते हैं। तो आप कहानी को याद रखिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्यों बता रहा हूं वो याद रखिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम ये जो टॉपिक है स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, इसको हम इस तरह डिस्कस करेंगे। पहले तो हम कुछ वरी या स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में हम एक 7 टिप्स देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन जो है बाद में आएगा, बोलते बोलते कभी भी आ सकता है सोल्यूशन, है कि नहीं। तो ये बैकग्राउंड देते हुए हम शुरू करते हैं। जब हम एक घड़ी को देखते हैं तो वही घड़ी को अलग अलग लोग अलग अलग रूप से देखते हैं। उनके देखने का जो नजरिया है वो अलग होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब घड़ी को देखता है तो उसको वो क्या सोचता है? उसको ये लगता है कि घड़ी जो है जल्दी भागना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं। आप कोई भी छोटे से बच्चे को ये बताइए आप बड़े हो गए तो वो खुश हो जाते हैं। जैसे मैं मुंबई में जब रहता था, एक छोटा सा बच्चा रोज आता था, तो गोल मटोल सा था, मोटा सा था। तो सब लोग जो उसको बहुत तंग करते थे, उसके पेट को ऐसा करते थे, उसके गाल को हिलाते थे, उसको बहुत तंग करते थे। लेकिन उसके चेहरे में मुझे वही दिखता था, मेरा भी टाइम आएगा, आगे जाके मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं दिखाता हूं उनको, है कि नहीं। तो हर बच्चा जो है जब घड़ी को देखता है उसको ये लगता है कि जल्दी भागना चाहिए। लेकिन जब एक बूढ़ा व्यक्ति उसी घड़ी को देखता है उसको लगता है बहुत जल्दी भाग रहा है, थोड़ा जल्दी स्लो हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो घड़ी वही है, लेकिन देखने का नजरिया जो है वो बदल गया है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे स्ट्रेस या वरी के लिए के विषय आते हैं। लेकिन दो लोग वही चीज को देखने का नजरिया अलग हो तो वही चीज किसी को तंग कर सकता है या किसी को प्रेरणा दे सकता है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये नीति चाणक्य नीति है, वैसे बहुत सारी नीतियां हैं जिनको सुभाषितम भी बोलते हैं, जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषतः निर्जीवम दहते चिता सजीवम दहते चिंता। इसमें बताया जाता है चिता चिंता समायुक्ता, मतलब क्या? चिता और चिंता में ज्यादा भेद नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है इन दो शब्दों में। बिंदु मात्र विशेषतः, एक बिंदु का अंतर है बस, लेकिन सिर्फ उतना ही अंतर नहीं है। आगे बढ़ना आता है निर्जीवम दहते चिता, मतलब आदमी मरने के बाद चिता जो है एक बार जलाता है, लेकिन सजीवम दहते चिंता, लेकिन चिंता जो आदमी को बार बार जलाता रहता है कि नहीं। तो चिंताएं या मुश्किलें, वरी, ये सब जो है हमारे जीवन के भाग है। चाहे आप उनके लिए उनकी अपेक्षा करो या ना करो, आपके जीवन में आने वाला ही है।
चिंताएं जो है आपके जीवन में आने वाली है, लेकिन जितना हम उनके बारे में मनन करेंगे, जितना हम उनके बारे में ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा हम सोचेंगे उनके बारे में, तो उतना जो है वो बड़ा दिखने लगता है। जैसे आईआईटी मुंबई में एक लड़का था। एक आईआईटी में पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये लड़का पहुंच गया था। हर साल जो है हर एग्जाम में वो हमेशा पहला रैंक आता था, उसका फर्स्ट रैंक। एक बार उसको सेकंड रैंक आया, उसने खुदकुशी कर लिया सीधा। अभी सोचो, पहले आईआईटी के अंदर पहुंचना इतना मुश्किल है, ये आदमी को सेकंड रैंक आया करके खुदकुशी कर लिया सीधा। उसी क्लास में और एक लड़का था, 10 साल से फेल, पूरी क्लास में है, बाहर निकल ही नहीं रहा है। तो किसी ने उसको पूछा, अरे भाई थोड़ा तो शर्म करो, ये जो आदमी है, जो लड़का है, सेकंड रैंक आया, मर गया, तुमको थोड़ा तो शर्म नहीं आता है क्या? 10 साल से तुम यही क्लास में बैठे हो। उसने कहा, मेरे जीवन का फिलॉसफी बहुत सिंपल है, आईआईटी के अंदर आना जो है मेरा काम है, आईआईटी से बाहर निकालना आईआईटी का काम है। कुछ लोग इतने पेशेंट हो जाते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ चिंता ही नहीं होती है। वो थोड़ा दूसरा एक्सट्रीम हो गया है कि नहीं, उतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने चिंतित हो जाते हैं, छोटा सा भी गड़बड़ हो गया तो बस मरने में तुले। तो whether to be affected or no is our choice। अगर चिंताएं हमारे जीवन में कुछ फर्क लाते हैं या नहीं, वो हमारे ऊपर निर्भर है, किसी और को हम बोल नहीं सकते। इट्स आवर चॉइस, हमारा जीवन है, हम किस तरीके से, किस नजरिया से हम जीवन को देखते हैं, उसके मुताबिक हम अपना जीवन जी सकते हैं। जैसे एक बार मैं एक नाव पे बैठा था, गंगा नदी के बीच में नाव पहुंच गया था। हम 4 लोग छोटे से नाव पे बैठे हुए थे। तो गंगा नदी के बीच में पहुंचने के बाद जो है हमने देखा, नाव के अंदर से पानी आ रहा है अंदर। आप लोग नेवी में हो, पानी अंदर आ रहा है मतलब जानते हो क्या होने वाले आगे, लेकिन तो हमने पूछा उस जो नाव चला रहा है उसको कि भाई क्या हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है। उसने हमको एक दूसरा सवाल पूछा, उसने हमको पूछा तुमको स्विमिंग आता है कि नहीं। वहां पे 4 लोग बैठे हुए थे, हम किसी को भी स्विमिंग नहीं आ रहा था। हमने बता दिया भाई हमको नहीं आता है स्विमिंग। तो उसने हमको एक बड़ा बकेट दे दिया हाथ में और कहने लगा जीना है तो ये पानी अंदर जो पानी है बाहर निकाल के फेंको। तो हम लोगों ने इतना मेहनत से पानी निकाल के फेंक रहे थे जब तक नाव किनारे तक पहुंचा नहीं। उस समय मैं सोच रहा था कि हमारा जो मन है एक नाव के समान है। नाव में अगर कोई छेद नहीं हो तो बाहर जितना भी पानी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर नहीं आएगा पानी। लेकिन उस नाव में छोटा सा भी छेद हो, बाहर जितना पानी है सब अंदर आ जाएगा, नहीं? तो हमारा मन जो है नाव के समान है। तो अगर मन में एक छोटा सा भी छेद है, ये जो पानी है हमारे आजू बाजू में, किसका पानी है? कठिनाइयों का, मुश्किलों का, चिंताओं का जो पानी है वो सब अंदर आ जाएगा। अगर बिल्कुल छेद नहीं है तो चाहे जितना भी पानी हो बाहर, जितना भी समस्याएं कठिनाइयां बाहर, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने मन को केंद्र करना चाहिए। मन को केंद्र कैसे करें? मन को केंद्र करने के लिए हमें हमारी सोच को केंद्र करना चाहिए। आप सब लोगों ने नाजी कैंप्स के बारे में सुना होगा, जो जर्मनी में बहुत क्रूर और खतरनाक कैंप्स होते थे, जहाँ पे जूस को लाया जाता था और उनको इतना त्रस्त किया जाता था, इतना परेशान करते थे। प्रैक्टिकली जो 90% लोग वहाँ पे नाजी कैंप्स में जो आए थे सब के सब मर गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है बच के बाहर निकले। और जो भी बाहर निकले हर एक की एक अलग ही प्रकार की कहानी होती है। उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका एक अद्भुत कहानी था। वो जब नाजी कैंप्स में रुके हुए थे, जब रह रहे थे, हर जगह वो जाके बटरफ्लाई चित्र बनाते थे, बटरफ्लाई का, जमीन पे,
जहाँ पे टेबल मिला वहां पे, दीवारों पे, जहां पे भी उनको जगह मिला वहां पे बटरफ्लाई चित्र बनाते थे। उनकी खास बात ये थी कि उनको वो विक्टिम थे वहां पे और उनको बहुत परेशान कर रहे थे लोग, जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे, लेकिन वो हमेशा शांत रहते थे। इतना कि जर्मन सोल्जर जो उनको तंग कर रहे हैं वो उनके पास आते थे काउंसलिंग के लिए। तो किसी ने उनको पूछा, आप सब जगह ये बटरफ्लाई का चित्र क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ पे आया था मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने एक छोटा सा जो कैटरपिलर है वो एक कोकून के अंदर कैद था, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसको फाड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल मार रहा था। अंत में जब बाहर निकला, उसके शरीर से अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकल रहे थे, बहुत त्रस्त था, लेकिन जब बाहर निकला उसके इतने सुंदर पंख आ गया और वो उड़ने लगा। उस बटरफ्लाई को जब से देखा, उस तितली को जब से देखा, तब से मुझे प्रेरणा आ गया था कि मैं अभी ये समय जो है ये कैटरपिलर की तरह हूं, अंदर कैद हूं, लेकिन अगर मैं विश्वास रखूंगा, संयम रखूंगा, भगवान के ऊपर निर्भर रहूंगा, एक दिन आएगा कि मैं खुद उड़ सकता हूं, बाहर निकल के उड़ सकता हूं। ये जो है प्रेरणा की वजह से, ये सोच की वजह से उस क्रूर कैंप पे वो रह पाया और झेल पाया सब कुछ। चिंताएं जो है छोटी सी होती है, लेकिन आप जितना उन पे ध्यान लगाओगे वो बड़े दिखने लगते हैं। जैसे एक छोटा सा आप ईंट ले लो हाथ में, ईंट को उठाना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा बच्चा भी उठा सकता है आराम से, लेकिन उस ईंट को 2 घंटे के लिए हाथ में पकड़ के रखो तो वो ईंट जो है थोड़ा सा भारी लगने लगता है। अभी उस ईंट को 24 घंटे अपने हाथ में रखो तो क्या हो जाएगा? हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा अंत में। उस ईंट को आप 7 दिन तक लगातार हाथ में पकड़े रखो तो ईंट जो है उसका वेट एक पहाड़ जितना वेट होगा। ईंट उतना ही है, लेकिन आप जितना देर उसको उठा के रखोगे अपने हाथ में उतना उसका वजन जो है बढ़ता रहेगा। वैसे ही हमारे मन के अंदर जो है एक छोटा सा सोच बैठ जाता है और उसके बारे में वापस हम सोचने लगते हैं। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं? सोचने लगते हैं उसी प्रॉब्लम के बारे में वापस सोचने लगते हैं। प्रॉब्लम है इतना छोटा सा, लेकिन इतना सोच के हम उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं कि उसको उठाया नहीं जाता, इतना भारी बन जाता है वो। वही के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, बताया जाता है 60% of the things we worry about never take place। हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, अरे ये हो जाएगा मेरे जीवन में, ये हो जाएगा। 60% जो चीजें है वो होता ही नहीं है। आगे बताता है 15% of the things we worry about have already taken place। 15% जो चीजें हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में सोच के क्या फायदा। उसके बाद 17% जो चीजें है it is about those people we cannot change। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जिनको हम सुधार नहीं सकते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में हम सोचते रहते हैं बस। आखिर में 8% ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो एनर्जी है 92% उन चीजों में है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए पहला चीज हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को केंद्र करना चाहिए, अपने मन में संयम लाना चाहिए। बताया जाता है मन इतना शक्तिशाली है, जो स्वर्ग जैसा वातावरण है मन उसको नरक बना सकता है, और मन इतना शक्तिशाली है जो नरक जैसा वातावरण है उसको स्वर्ग बना सकता है। आपके मन के ऊपर है। तो मतलब आप अगर चाहे तो आप जितना भी बुराई हो अपने जीवन में
उसमें थोड़ा सा आप कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। और अगर आप चाहे जितना भी अच्छा ही आपके जीवन में हो उसमें भी आप बुरा कुछ ढूंढ सकते हो। वो मन की शक्ति है। एक लड़का था, छोटा सा बच्चा था, जो स्कूल नहीं जाना होता था। अगले दिन उसको स्कूल से छुट्टी चाहिए था। तो उसने एक आइडिया किया। उसने क्या किया, शाम को वापस गया स्कूल और उसके साथ 3 जो है शीप को लेके गया, क्या बोलते हैं उसको, भेड़ को लेके गया और उनके ऊपर उसने नंबर लगा दिया। पहले के ऊपर उसने नंबर 1 लगाया, दूसरे के ऊपर उसने नंबर 2 लगाया और तीसरे के ऊपर उसने नंबर 4 लगाया। भेज दिया अंदर स्कूल के अंदर, चला गया घर। अगले दिन सुबह जो क्लीन करने के लोग आए उन्होंने देखा सब जगह पूरे स्कूल में जो है जो पेड़ का विष्ठा गिरा हुआ है वो साफ करने लगे, भाग भाग के ढूंढने लगे। उनको 3 मिल गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। उनको लगा तीसरा नंबर इधर तो घूम रहा है स्कूल में। पूरे स्कूल छान मार के ढूंढने लगे, मिला ही नहीं उनको। टेंशन में आ गए, छुट्टी दे दिया स्कूल को, बच्चों को, अंदर किधर घुस गया है। तो वो क्या ढूंढ रहे थे, वो ऐसे पेड़ को ढूंढ रहे थे जो था ही नहीं। They were searching for the number 3 sheep that didn't exist. हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही है, इनके ऊपर हम हंस सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम यही करते हैं। हमारे जीवन में हमारे पास 1, 2 और 4 ऑलरेडी है, लेकिन हमको लगता है आनंद किसमें है, खुशी किसमें है, जो 3 नंबर हमारे पास नहीं है उसमें ही आनंद है। हर व्यक्ति को वो 3 नंबर की आनंद चाहिए। मतलब जो 1, 2 और 4 है आपके जीवन में, उससे संतुष्ट कोई है ही नहीं। आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, संबंधों का एग्जाम्पल ले लो। अभी कोई भी पत्नी अपने पति से खुश है ही नहीं। कोई भी पत्नी जो है अपने पति से पति जो है अपने पति से खुश नहीं है। हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, यार अगर ये कोई मेरी पत्नी होती तो मैं कितना खुश होता था, है कि नहीं। मोबाइल, अगर आपके पास मोबाइल फोन है, जो मॉडल फोन आपके पास है उससे आप खुश नहीं है। जो बाजू वाले के पास है उसको लगता है ये फोन मेरे पास रहेगा तो मैं कितना खुश होऊंगा, है कि नहीं। तो हर चीज में हम आनंद ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास जो है उसमें आनंद नहीं ढूंढते। जो अगले वाले के पास है उसमें आनंद ढूंढते। अभी आप लोगों की स्थिति देख लो, नेवी में है हम सब लोग, कोई भी अलग अलग रैंक्स में है। तो सेलर जो लगता है अरे ऑफिसर बन गया तो इतना खुश हो गए, वो ऑफिसर वाला लगता है मैं उसके ऊपर वाला ऑफिसर बन गया तो कितना खुश होऊंगा। तो मतलब जो प्रेजेंट स्थिति है हमारा, उससे हम खुश है ही नहीं। हमको लगता है आनंद किधर है, जो हमारे पास नहीं है उसमें ही आनंद है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम हमेशा आनंद की तलाश में है, जो हमारे पास है उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश करते ही नहीं। और मन क्या करता है, मन हमको एकदम बड़ा उल्लू बना देता है। क्या करता है मन हमको ये कन्विंस कर देता है जो आपके पास है उसमें आनंद नहीं है। ये मन का सबसे भयानक ट्रिक है। सबसे बड़ा ट्रिक जो है मन का यही है, जो आपके पास है उसमें आनंद नहीं है और जो आपके पास नहीं है उसमें ही आनंद है। बस लोग भटक रहे हैं आनंद की तलाश में, और लेकिन आनंद किधर है, वो बाह्य चीजों में नहीं है, मानसिक स्थिति में। जैसे मैं एक बार जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, कैंटीन में बैठे हुए थे और 3-4 दोस्त लोग बैठे हुए थे, समोसा खा रहे थे। तो समोसा खाते खाते हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, अरे इतना बढ़िया समोसा है, इतना अच्छा है। उसी समय कोई एक भाग के आया लड़का और कहने लगा रिजल्ट आ गया। जैसे उसने रिजल्ट आ गया कहा, अभी सबका जो मुंह खुला रहेगा, तो अंत में उसने बताया मैं पास हो गया, मेरे को डिस्टिंक्शन मिल गया। मैं खुश हो गया, समोसा खाने लगा। बाजू में एक लड़का बैठा था, उसको उसने बताया तुम्हारा 4 विकेट डाउन हो गया, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया वो। उसके बाद वो लड़का समोसा खा ही नहीं पाया। वो समोसा जो है उसके हाथ में था, लेकिन अभी जो है एकदम फीका पड़ गया था, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा था।
मतलब एक क्षण में टेस्ट कैसे बदल सकता है समोसा का, बताइए? टेस्ट तो बदलता नहीं है ना। समोसा का टेस्ट वही है, लेकिन उसका जो मानसिक स्थिति है बदल गया है। तो मतलब क्या है, आनंद किधर है, खुशी किधर है? मन की स्थिति में आनंद है। जो हमारा मन अगर केंद्र में है, ठीक है, तो चाहे आप कितने भी पीड़ा में हो, कितने भी संकट में हो, उसमें आप आनंद ढूंढ पाओगे। और अगर आप मन केंद्र में नहीं है, तो आप चाहे जितना भी आपके पास खुशी की सामग्री हो, आप उसमें आनंद ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मन ऐसा चीज है जो हमें हमेशा सुख और दुख को तलाश करने में लगा देता है। तो मतलब जब हम अपने मन को केंद्र करने की कोशिश करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नकारात्मक दृष्टि को साइड में रखना और सकारात्मक दृष्टि को सामने लेके आना। तो मतलब हर चीज में सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देता हूं, दो उदाहरण देता हूं। एक आदमी था जो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। जब घर से जस्ट बाहर निकला ही था, अच्छा सूट वूट पहन के, नया कपड़ा पहन के बाहर निकल रहा था। उसका दोस्त भी उसके साथ था। जैसे वो बाहर निकले घर से, एक कौवा ऊपर से गुजरा और उसने उस महाप्रसाद डाल दिया उसके सूट पे, पूरा गंदा हो गया सूट उसका। तो आदमी ने कहा थैंक गॉड। तो बाजू में उसका दोस्त था, उसने बोला अरे भाई तुम्हारा सूट बिगड़ गया है, अभी इंटरव्यू के लिए कैसे जाओगे और तुम ये थैंक गॉड क्यों बोल रहे हो? इसने कहा थैंक गॉड इसके लिए बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अच्छा हुआ हाथी उड़ नहीं सकते। क्यों? क्वांटिटी ज्यादा होता था, है कि नहीं? तो उसके सोचने का तरीका देखो, इसको बोलते हैं सकारात्मक सोच, है कि नहीं? एक आदमी था, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम आया था। उसने कहा मैं आप लोगों को एक बड़ा जोक सुनाने वाला हूं। तो सब लोग तैयार हो गए जोक सुनने के लिए। इसने कहा एक आदमी था जिसका नाम था लुईगी। उसकी कहानी में होता था, उसका 50th एनिवर्सरी था, वेडिंग एनिवर्सरी। तो लोग उसको पूछने लगे भाई तुम 50th एनिवर्सरी तक कैसे पहुंचे? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लॉन्ग लास्टिंग मैरिज? आप बताइए सबको। इसने कहा मैं बताता हूं मेरा सीक्रेट क्या है। मैं अपने पत्नी को बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जो भी कहती है सब सुन लेता हूं। और कहने लगा जब हम अपना 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं उसको रोम लेके गया। अभी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको वापस लेके आ रहा हूं। तो मतलब 30 साल उधर रख दिया उसने। लोग हंसने लगे, अरे वाह क्या टेक्निक है। एक क्षण के बाद ये आदमी वापस वही जोक बोला। There was a man named Louis, एक आदमी था लुई, इसका नाम था। उसका 50th एनिवर्सरी, सब लोग उसको पूछ रहे थे तुम्हारा सीक्रेट क्या है लॉन्ग लास्टिंग मैरिज? एग्जैक्ट सेम जोक उसने वापस मारा। तो लोगों को समझ आया वापस क्यों बोला उसने। एक क्षण के बाद तीसरी बार वापस सेम जोक, चौथी बार वापस सेम जोक। अभी लोग पक गए थे, सोचने लगे यार वो क्या गया आदमी को। 5वीं बार वापस बोला उसने। तो अंत में उसने एक बहुत ही जबरदस्त चीज कहा। उसने क्या कहा? उसने कहा if we don't laugh over the same joke again and again, why do we cry over the same problem again and again? जब हमारे जीवन में जोक सुनाते हैं, जोक तो एक ही बार सुन सकते हो, है कि नहीं? उसके बाद पक जाते हैं, दूसरी बार सुनाया तो वही जोक। लेकिन जब समस्याओं की बारी आती है, एक ही समस्या को वापस वापस सुनाने में क्या मजा आता है हमको। हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ के सुनाते हैं हम लोग, और एक व्यक्ति को 10 बार सुनाते हैं वही समस्या। तो सोचने की बात है, जब हम जोक वापस वापस सुनाते नहीं है तो समस्या वापस वापस क्यों सुनाते हैं, है कि नहीं? तो ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, एक व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण जो है बहुत शक्ति देता है। सबसे नकारात्मक समय में भी, सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढना, कुछ पॉजिटिव ढूंढना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तब संभव है जब हम अपने स्थिति को एक्सेप्ट करें। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमेशा हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हर बार
हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, और जितना हम तुलना दूसरों से करेंगे उतना परेशान हम रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को भगवान ने एक अलग प्रकार का शक्ति दिया हुआ है। अपने शक्तियों को पहचानो, अपने कमियों को पहचानो, और सिर्फ पहचानना नहीं है, पहचान के उसको स्वीकार करो। ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने शक्तियों और कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ लोग एक प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे एक हाथी था, और ये जो हाथी था जंगल में एक ओलंपिक कंपटीशन था, उसमें भाग लेने के लिए गया, और ओलंपिक कंपटीशन में बहुत सारे गेम्स होते हैं। ये जो हाथी है रनिंग रेस में गया। अभी उसमें रनिंग रेस में हिरण भाग रहा है, खरगोश भाग रहा है, शेर भाग रहा है, चीता भाग रहा है, बहुत सारे जानवर भाग रहे हैं। ये हाथी को भागने लगा। आप सोचिए जीतेगा कौन? किसी को अंदाजा है कौन जीता? चीता जीत गया। अभी किसने हाथी बोला क्या यहाँ पे? चीता जीत गया। क्यों जीत गया? वो सबसे फास्ट जानवर है, जीतेगा ही ना। ये हाथी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा अगला साल मैं ही जीतूंगा। एक साल उसने जॉगिंग प्रैक्टिस किया, एक साल इतने सारे वेट लॉस प्रोग्राम में गया वो, अंत में अगला साल वापस वो रनिंग रेस में भाग गया। कौन जीता? चीता जीत गया। ये हाथी परमानेंटली डिप्रेशन में चला गया। अभी आप सोचो, हाथी रेसलिंग चैंपियनशिप में गया होता तो और कौन जीत सकता था? लेकिन या ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गया होता तो और कौन जीत सकता था? लेकिन इसको तो रनिंग रेस में जीतना है। यही प्रॉब्लम है जीवन का। जीवन का प्रॉब्लम क्या है? हमारी शक्ति क्या है हम पहचानते नहीं है। दूसरों की शक्तियों से हम अपना शक्ति तुलना करते रहते हैं। तो जब तक हम अपने शक्तियों और कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जितना भी हम दूसरों के साथ तुलना करते रहेंगे अपने आप को, परेशानी रहेंगे, तो दुखी ही रहेंगे हमेशा। इसलिए कहा जाता है अलाइन योर एक्सपेक्टेशन विद रियलिटीज ऑफ लाइफ। मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है? हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन हमारी हर अपेक्षा, हर इच्छा हमेशा सही नहीं होता है। और आजकल की जो मीडिया है, आजकल के जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मूवीज आते हैं, वो हमारे अपेक्षाओं के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, इतना खेलते हैं, और सब मूवीज को देख के लोग जो है क्या क्या अपेक्षा करने लगते हैं। एक नहीं, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग नेवी आए मूवी को देख के। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एकदम फर्स्ट क्लास जो मूवीज में दिखाया जाता है ऐसा जीवन होता है, ऐसे इन मूवी में हकीकत दिखाई नहीं जाता, बहुत कम हकीकत होता है। लेकिन जैसे फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट आता है मूवी टेलीविजन में, इतने सारे लड़कियां जो है फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और इतना किलो लेके डालने लगते हैं, वो फर्क नहीं होता। लेकिन तो अपेक्षा इतना ऊंचा है लेकिन हकीकत इतना नीचा है। लेकिन जितना हमारा अपेक्षा और हकीकत पास में रहेगा उतना हम खुश रहेंगे। जितना हमारी अपेक्षा और हकीकत दूर रहेगा उतना हम बहुत ही परेशान और बहुत ही त्रस्त रहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है और हर व्यक्ति के अंदर एक कमजोरी भी होती है। जितना हम अपने शक्तियों और कमजोरी को पहचानेंगे उतना, और सिर्फ पहचानना नहीं है, जैसे मैंने कहा था, एक तो पहचानना है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकारना है। जैसे एक प्रकार का प्लांट है, इसको बोलते हैं गार्डन फर्न। अगर आप इस गार्डन फर्न के बीज को आप जमीन पर डालोगे 3 महीने के अंदर पूरा बड़ा हो जाता है, इतना हाइट तक होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन 3 महीने के अंदर पूरा प्लांट बन जाता है। लेकिन और एक प्लांट है जिसका नाम है चाइनीज बैम्बू। एक अजीब प्रकार का प्लांट है। अगर आप चाइनीज बैम्बू का जो सीड है, बीज है, आप जमीन पर डालोगे 1 महीने तक कुछ बाहर निकलता नहीं है, 2 महीने तक भी कुछ बाहर निकलता नहीं है।
6 महीने तक भी कुछ निकलता नहीं बाहर जमीन से, 1 साल के बाद भी कुछ नहीं निकलता, 2 साल में भी कुछ निकलता नहीं है, 3 साल में भी कुछ निकलता नहीं है। अभी सोचो 3 साल तक पानी डालते रहो, जमीन से कुछ निकलेगा ही नहीं तो क्या लोग तो गिव अप मार देते हैं कि नहीं। लेकिन 3 साल के बाद 3 हफ्ते में ये 100 फीट बड़ा हो जाता है, सीधा 100 फीट। अब सोचो आप चाइनीज बैम्बू और गार्डन फर्न की तुलना करो तो कौन सा अच्छा है ज्यादा? चाइनीज बैम्बू अच्छा है कि गार्डन फर्न अच्छा है? देखो वही तो बोल रहा हूं, तुलना नहीं कर सकते। चाइनीज बैम्बू का प्रॉब्लम एक है और उसका एडवांटेज भी एक है, वैसे ही गार्डन फर्न का एक प्रॉब्लम है और एक एडवांटेज भी है। हम सब में एक समस्या है, एक कमी है और एक शक्ति है। जितना हम अपने कमियों के ऊपर ध्यान लगाएंगे उतना हम त्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे। जितना हम अपनी शक्तियों के ऊपर ध्यान लगाएंगे उतना हम खुश रह सकते हैं जीवन में। इसलिए सबसे पहला चीज एक्सेप्ट द रियलिटीज। आप अपनी जो अस्तित्व है उसको पहचानो। उसके आगे दूसरा एक है कि अवॉइड कंपैरिजन, अनहेल्दी कंपैरिजन। मतलब अपना जो तुलना है दूसरों के साथ मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स। बहुत सारे लोगों की समस्या क्या होती है कि हमारा जो तुलना है दूसरों के साथ करते रहते हैं। जैसे एक बहुत रईस औरत थी, बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और उसको 101 बुखार हो गया था। डॉक्टर आके देख के गया, लेकिन उसी घर में उसके घर में एक नौकरानी थी, वो भी बीमार पड़ गई थी और उसको 104 बुखार हो गया था। ये जो रईस औरत है वो कहने लगी ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी नौकरानी को मुझसे ज्यादा कुछ भी हो। क्या हालत है देखो लोगों का, मतलब बुखार भी मुझे ज्यादा होना चाहिए उससे। जीवन में अगर आपको दुखी रहना है, 2 तरीके हैं दुखी रहने के लिए। मैं आपको 2 फॉर्मूला बताने वाला हूं कैसे जीवन में दुखी रह सकते हैं। अगर आपको जीवन में दुखी रहना है ये 2 फॉर्मूला यूज करो, 100% आप दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको कैसे खुश रहना फॉर्मूला बताएंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे दुखी रहना है। पहला फॉर्मूला क्या है दुखी रहने के लिए? ट्राई टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। सबको खुश करने की कोशिश करो। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो एक आदमी बहुत दुखी रहेगा और वो कौन है? आप। पहला फॉर्मूला, ट्राई टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। सबको खुश करने की कोशिश करो। भारत में भर भर के ऐसे लोग हैं जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई जीवन में बहुत सारे लोग सबको खुश करने की कोशिश कर चुके हैं। हमारे भारत में देख लो कितने बड़े बड़े नेता आगे गए हैं जो सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कर पाया क्या? आज तक कोई भी सबको खुश नहीं कर पाया और हम सोच रहे हैं हम बड़े किस्मतदार हैं, हम सबको खुश कर देंगे। तो पहला तरीका कैसे दुखी होने का है? सबको खुश करने की कोशिश करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? सब ट्राई टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी विद यू। मतलब सबको अपने से बहुत खुश करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक लड़का था जिसने अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाया था और डाल दिया इंटरनेट पे। अगला दिन जो है उसने देखा उस पे 99 लाइक्स है और 1 डिसलाइक है। ये रोने लगा लड़का, तो बोला भाई क्या हो गया? एक आदमी ने क्यों डिसलाइक किया मेरी वीडियो को? मैं बोला भाई 99 लोगों ने लाइक किया उसको देखो ना। तो नहीं वो नहीं देखना है मुझे, एक आदमी ने कैसे डिसलाइक किया मेरी वीडियो को, उधर अटक गया उसका काटा। मतलब अगर 99 लोग आपसे खुश है और एक आदमी आपसे परेशान है तो आप अपने जीवन को क्यों परेशानी में डाल रहे हो? लेकिन तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यही सोचते हैं सब मुझसे खुश होना चाहिए। अरे भाई
सब आपसे खुश हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, आप जितना भी कोशिश करोगे। तो मतलब हमको करना क्या चाहिए जीवन में? हमको जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि चाहे दूसरे हमसे खुश हो या ना हो, हमें अपने अपने आप से खुश तो होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्वार्थी जीवन जीना है। हम अपने आप से खुश कैसे हो सकते हैं? जब हम अपना ध्यान जो है कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में लगाएंगे। जब हम कुछ पॉजिटिव करते हैं जीवन में, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग हमको देखते ही नहीं है। लोग क्या देखते हैं? एक क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर ध्यान लगाते हैं। जब तक हम कुछ करते नहीं जीवन में, तब तक लोग सिर्फ आपको देखते रहेंगे बाहर से, कैसा ड्रेस पहना है, कैसा हेयर स्टाइल, यही देखते रहेंगे लोग। लेकिन जैसे आप कुछ जोरदार कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, तो लोग जो है आपको देखना बंद कर देते हैं। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आप क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान लगाते हैं। जैसे आप बाह्य रूप से देखो तो बहुत सारी चीज जो है बहुत सुंदर है बाहर से, लेकिन बाहर से सुंदर होना अंदर से सुंदर होने का मतलब ये नहीं है। जैसे परफ्यूम बॉटल होते हैं, परफ्यूम बॉटल अलग अलग शेप के आते हैं। बहुत सबसे सुंदर बॉटल जो है परफ्यूम बॉटल ही होते हैं, लेकिन क्योंकि बाहर से बहुत सुंदर है, उसको पी नहीं सकते, आप मर जाएंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही सिर्फ बाह्य एक्सटर्नल अपीयरेंस को सुधारना काफी नहीं है। आप अपने अंदर को सुधारिए, कुछ ऐसा जोरदार कीजिए आपके जीवन के साथ कि लोग जो है आपको देखना बंद कर देते हैं और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। और अंत में पांचवा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा परेशानी मुझे देती है वो है संबंध, रिलेशनशिप्स। हर एक के जीवन में संबंधों को लेके बहुत गड़बड़ चलता है। चाहे आप दोस्तों के बीच में संबंध ले लो, चाहे आप पति पत्नी के बीच में संबंध ले लो, चाहे आप भाई बहन के बीच में संबंध ले लो, भाई भाई के बीच में संबंध ले लो, या माता और बच्चों के बीच, माता पिता और बच्चों के साथ संबंध ले लो, कोई भी संबंध ले लो। या तो आपके नेवी में अगर वर्क फोर्स है, लोग है, तो संबंधों का प्रॉब्लम तो होता ही है। तो इस संबंधों के साथ जब समस्या आती है, संबंधों की वजह से जब समस्या आती है, वो सबसे दर्दनाक समस्याएं होती है। और उन समस्याओं को लेकर लोग बहुत त्रस्त रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उससे बहुत वरी का उत्पन्न होता है। तो इन संबंधों के समस्याओं को समाधान करने का तरीका क्या है, उसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा। उस कहानी से पहले मैं दो स्टेटमेंट बताऊंगा, उस पर आप ध्यान लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, the quality of my communication with the world outside determines my success. The quality of my communication with the world inside determines my happiness. मतलब क्या है? जब हम बाहर लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप बहुत ही माहिर हो लोगों के साथ बातचीत करने में, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जीवन में 100%। जो बोलने में उस्ताद है, बोल बच्चन है, वो तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है जीवन में, चाहे कोई भी फील्ड हो। लेकिन अगर आपको सही सक्सेसफुल तो एक चीज है, लेकिन अगर आपको खुश रहना है तो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड इनसाइड। हमारे साथ, खुद के साथ बातचीत करो, खुद के साथ बातचीत करो। खुद के साथ बातचीत करने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक शॉपिंग मॉल था। उस शॉपिंग मॉल में एक औरत थी जो अपनी छोटी सी बच्ची को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, और ये बच्ची जो है रोई जा रही है, इतना जोर जोर से रो रही है, पूरा जो मॉल है सब खड़ा होकर देख रहा है। और ये स्त्री है, उसको बच्ची से के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, कह रही है जेनिफर रिलैक्स। बच्ची जो है और जोर से रो रही है, स्त्री कह रही है जेनिफर डोंट रिएक्ट, रिलैक्स। और ये बच्ची और भी जोर से रो रही है, ये स्त्री कह रही है जेनिफर डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर, रिलैक्स। एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, बाजू में खड़ा था, देख रहा था। तो धीरे से आया और उस स्त्री को कहने लगा, मैडम
आप जो भाषा बोल रहे हो इस बच्ची को समझ में नहीं आने वाला है। आप थोड़ा सा बच्चों का भाषा बात करो ना। आप इतना क्या जेनिफर रिलैक्स बोल, थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज, बच्चों का लैंग्वेज बात करो। वो जो स्त्री है उस आदमी को देखने लगी और कहने लगी, आपको क्यों लगता है मैं बच्चे से बात कर रही हूँ? जेनिफर मेरा नाम है, मैं खुद को बोल रही हूँ जेनिफर रिलैक्स, मैं बच्चे को नहीं बोल रही हूँ। तो मतलब सोचिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में कि दूसरों को बोलने से ज्यादा अपने आप को बोलना पड़ता है। संबंधों में खासकर ऐसा सिचुएशन आता है, दूसरों को बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपने आप से बात करना। तो बहुत बार हम दूसरों को सलाह देने में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, दूसरों को बोलने में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, बड़े बोल बच्चन है सबको बताने के लिए, कुछ ये करो वो करो, लेकिन अपने आप से बात कर ही नहीं पाते हम लोग। और क्योंकि हम अपने आप से बात नहीं कर पाते, संबंधों में इतने सारे समस्याएं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है संबंधों को टिके रखना क्या है? अपने आप से बात करो। अपने आप से बात करने का मतलब क्या है? बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो, सोच के बोलो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं उसके बाद सोचते हैं क्या बोला। सबसे बड़े प्रॉब्लम जो होते हैं उसकी वजह से होते हैं। और ये जो चीज है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले थोड़ा सोचना, उसके साथ साथ ये पॉजिटिव बिहेवियर जैसे मैंने पहले कहा था, उन दोनों को जोड़ दोगे तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाए संबंधों को जोड़ के रखना। एक बार एक आदमी आया था मेरे पास जो अपने पत्नी से बहुत परेशान था, बहुत ही त्रस्त था, और बोलने लगा मैं रह नहीं सकता मेरी पत्नी के साथ, बहुत हो गया। मैंने उसको पूछा भाई क्या हो गया? उसने कहा कल शाम को मेरी पत्नी ने मुझे इतना तंग किया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और चाय का जो कप है टीवी के ऊपर फेंक दिया, टीवी को फोड़ दिया। मैं बोला भाई इतना क्या बोल दिया उसने? उसने कहा आप आके देखो एक बार, वो इतना नैग करती है मुझे। नैग को क्या बोलते हैं हिंदी में? नैगिंग, जो भी है समझते हो आप लोग। तो इतना परेशान करती है, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूं। तो मैंने उसको बोला मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप करेंगे क्या मैं जो कहूंगा? उसने कहा बिल्कुल, इसलिए तो मैं आया हूं आपके पास। मैंने उसको कहा आप अपनी पत्नी के जो ताने हैं, जो बहुत सताती है, आपको बोलती रहती है, उसको आप एंजॉय क्यों नहीं करते? मैं उसको ऐसा बोल रहा था। उसने कहा भाई एंजॉय कैसे कर सकता है, इतना परेशान कर रही है, मैं एंजॉय कैसे करूं बोल रहा है। मैंने उसको एक उदाहरण दिया। मैं उसको पूछा आप शराब पीते हो क्या? उसने कहा हाँ, इतना प्रॉब्लम है तो क्या करूं? फिर मैंने उसको पूछा पहली बार जब आपने शराब पिया कैसा लगा आपको? उसने कहा बहुत ही कड़वा था, अच्छा नहीं लगा। अभी कैसा लग रहा है? पूछा उसको। अभी तो फर्स्ट क्लास में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने उसको बोला वैसे ही होता है जीवन में, जब शुरुआत में कुछ भी करते हैं बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वही चीज वापस करते हो तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैंने कहा आप भी ऐसे ही कोशिश करो अपने पत्नी के साथ, जब वो आपको ताने दे रही है, आपको परेशान कर रही है, आप एंजॉय करने की कोशिश करो। पहले कड़वा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, चला गया उठ के। 3 हफ्ते के बाद मेरे पास आया, उसने कहा अरे आपने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने क्या बोला आपको? उसने कहा मैं बताता हूँ। उसने कहा आपने जब कहा अपने जो पत्नी का नैगिंग है उसको बहुत एंजॉय करो, मैं जाके जब भी वो मेरे को नैग करती थी, मैं बैठ के बहुत ध्यान से सुनता था क्या बोल रही है, क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और धीरे धीरे जैसे मैं सुनने लगा मेरे को बहुत आनंद आने लगा, बहुत मजा आने लगा। उसने कहा मेरी जो पत्नी है 9th फेल है, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया उसने, लेकिन उसके जो नैगिंग है उसमें इतना कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको मालूम है एग्जैक्टली कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ आवाज बढ़ाना चाहिए, कहाँ आवाज कम करना चाहिए। उसको देख देख के मैं तो बड़ा पब्लिक स्पीकर बनने वाला हूँ। बहुत खुश हो गया वो। और उसके बाद उसने कहा अभी मुझे समझ में आया वो मुझे इतना नैग क्यों करती है, क्योंकि वो मुझे इतना प्रेम करती है। कंप्लीटली उसका देखने का नजरिया बदल गया है कि नहीं?
तो ऐसे ही हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान जो है नजरिए से ही होता है, देखने के नजरिए से को बदलने से ही होता है। समस्या तो जाएगी नहीं, लेकिन देखने का नजरिया बदलेगा तो आराम से समस्या जो है अपने आप बदल जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सब बताने के बाद भी कुछ ऐसे समस्याएं आएंगी हमारे जीवन में जिसका हमारे हाथ में सुझाव ही नहीं है। एक आदमी था जो मरने वाला था, और मरने से पहले उसने अपना अंतिम विल बनाया। विल बनाने के बाद मर गया। उसके बाद उसके लॉयर आए और उसका प्रॉपर्टी जो है क्या है देखा, तो क्या देखा उन्होंने कि उसका प्रॉपर्टी जो है 19 घोड़े है बस, और कुछ नहीं था प्रॉपर्टी में। और विल में क्या लिखा था, मेरा आधा प्रॉपर्टी जो है मेरे लड़कों को दे दो, मेरा 1/4 प्रॉपर्टी जो है मेरे रिश्तेदारों को दे दो, और 1/5 जो प्रॉपर्टी है वो एक लोकल ट्रस्ट में दे दो। अब ये लोग सोचने लगे 19 घोड़ों को ऐसा कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आधा और 1/4 और 1/5। तो सब परेशान हो गए बाहर। वो लॉजिशियन मैथमेटिशियन को, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को बुलाया, सबने बहुत कोशिश किया, फिर भी कुछ सुझाव नहीं निकला। अंत में एक लॉजिशियन ने बताया, एक घोड़े को काट दो बीच में, तब ठीक हो जाएगा। तो काटने वाले थे, उतने में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति वहां पे पहुंचे, जो हमने इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, हम लोग इतने घंटों से कोशिश कर रहे हैं, सुझाव नहीं निकल रहा है। इसका बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। वो उतर गया अपने घोड़े से, उन घोड़ों को 19 घोड़ों के साथ जोड़ दिया, तो अभी कितने हो गए, 20 हो गए। तो उसने कहा अभी आधा करो, 10 घोड़ों को दे दिया अपने उसके लड़कों को, और उसके बाद 1/4 करो बोला, 4 घोड़ों को दे दिया रिश्तेदारों को, और खुद का घोड़ा निकाल लिया, रह गया 5 घोड़े। 5 घोड़े दिए ट्रस्ट को, प्रॉब्लम सॉल्व। तो लोग सोचने लगे, अरे भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, उसको इतने आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया। इसने एक बहुत सुंदर चीज बताया। इसने कहा हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसका सुझाव जो है लॉजिक, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये सबसे होता ही नहीं है। ऐसे जब प्रॉब्लम आएंगे आपके जीवन में जिसका सुझाव अपने बुद्धि से आप कर नहीं सकते हो, उस समय जो है 20वां जो घोड़ा है, भगवान उनको अंदर लेके आ जाओ। जब आप 20वें घोड़े को लेके आते हो, भगवान का शरण लेते हो, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड समस्या अपने आप सुलझ जाएंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और अंत में सबसे लास्ट चीज में हमेशा ये कहता हूं कि आज की तारीख में डिप्रेशन जो है इतना कॉमन हो गया है, हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेस्ड है। और आजकल मैं डिप्रेशन में हूं बोलना भी एक फैशन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे आजकल बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड। अरे भाई, तो मैंने सोचा और मैंने काफी रिसर्च किया डिप्रेशन का मतलब क्या है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इन माय अंडरस्टैंडिंग, मैंने जितने सारे डिप्रेस लोगों को देखा, और मैंने बहुत सारे डिप्रेस लोगों को देखा हुआ है, इन माय अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फिशनेस। जो डिप्रेस लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग हैं, और मैं क्यों बता रहा हूं उसका कारण मैं बताता हूं आपको। एक लिटमस टेस्ट है आपको समझने का कि आदमी डिप्रेस्ड है कि नहीं। क्या कहता हूं मैं, क्या करता हूं, जो व्यक्ति बोलता है मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, उसको एक स्वीट का थैली थमा देता हूं, और उसको कहता हूं ये स्वीट जो है कुछ गरीब लोगों में बांट के आ जाओ। और यूजुअली जो डिप्रेस व्यक्ति है वो क्या कहता है मैं, वो कहता है मैं इतना परेशान हूं और आप बोलो दूसरों को मदद करो। यही उसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा अपने आप के बारे में सोचते रहते लोग, और जितना हम अपने आप के बारे में सोचेंगे उतना हम डिप्रेस रहेंगे। डिप्रेशन का एक ही सुझाव है, क्या है वो, सेवा। कुछ ऐसा करो दूसरों के लिए जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते वापस। मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा सा तो समय निकालना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनको कुछ लाभ न हो। हम लोग जो है बहुत स्वार्थी लोग हैं। एक छोटी सी मछली थी, बच्ची अपने माता से पूछने लगी, माता मछली से पूछने लगी
कि हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पे क्यों नहीं रह सकते, इतने सारे लोग जमीन पे रहते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते। अभी माता मछली जो है कैसे समझाएगी छोटी सी बच्ची को, वो बोलने लगी जो पानी है वो गोल्ड फिश के लिए है, स्टार फिश के लिए है, जेली फिश के लिए है, और जो जमीन है वो सेल्फिश के लिए है। जमीन में कौन घूमते हैं, वो सेल्फिश लोग घूमते हैं। तो मतलब क्या है, मनुष्य जो है स्वार्थी बहुत है, बहुत स्वार्थी है। लेकिन हम अपने जीवन में थोड़ा सा समय, हर दिन 10 मिनट दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से कुछ करेंगे तो जीवन में कभी डिप्रेस होंगे ही नहीं। डिप्रेशन का तो सवाल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विषय को हम यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी तक मैंने जितना भी कहा है, जो भी मैंने कहानियां बताई है, बहुत सारी चीजें मुझे बताई है, मैंने एक किताब में लिखा हुआ है ओपन आइड मेडिटेशंस करके। अगर किसी को कुछ अफर्मेशन चाहिए, वापस उसको पढ़ना है, इस सोच को वापस दोहराना है, तो आप पढ़ सकते हैं। Thank you very much. I am very very grateful to the team of INS Mandali for having invited me here and allowing me to share my thoughts. It's an honor and pleasure to be with you all. आप लोग देश के लिए इतना कुछ करते हो, तो हम आपके लिए कुछ कर पाए तो हमारी सौभाग्य की बात है। We are very very proud of all of you and your selfless sacrifice for the country. जय हिंद।